तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो हम कुछ रेजिस्टेंस को कंबाइन करके देखेंगे, उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे उन्हें हम पेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक दो तीन या एक से ज़्यादा जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे उन्हें हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसमें बेसिकली हमें दो तरह के सिस्टम मिलते हैं। एक सिस्टम मिलता है सीरीज और दूसरा सिस्टम मिलता है पैरेलल। तो यहाँ सीरीज के लिए लिख रखा है एंड टू एंड कनेक्शन जब भी होगा वो सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दे रखा है R1 R2 R3, ये सीरीज कनेक्शन है। लेकिन जब ये पैरेलल कनेक्शन मतलब पैरेलल लाइंस का यूज करके हम कनेक्शन बनाएंगे तो वो पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा इस तरह से। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, इस बात का दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर अमीटर जो है वो हमेशा एंड टू एंड कनेक्शन में लगता है, मतलब सीरीज में लगता है। अब मान लीजिए सीरीज में रेजिस्टेंस हम लगाना चाहें तो उसने पूछ रखा है वैल्यू ऑफ करंट पे क्या असर पड़ेगा, कैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ये देखते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमने यही करके देखा है। ये ऊपर 12.6 में जो फिगर दे रखी है उसके जैसे हमने एक अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाकर देखा। उसके बाद हम जो देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर दे रखा है, यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम। तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी सब में। लेकिन उसके बाद अगर हम ऐसे में ही हम हर एक में वोल्ट मीटर से उनकी वैल्यूज चेक करें तो वोल्ट मीटर हर एक रीडिंग अलग अलग देगा हर एक रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब करंट तो सेम था लेकिन वोल्टेज डिफरेंट था। ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज होगा वो इन सब का एडिशन होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तभी तो हमें टोटल वोल्टेज मिलेगा। लेकिन हमें ओम्स लॉ से पता है, नेक्स्ट नीचे फॉर्मूला दे रखा है V इक्वल आई आर। By applying Ohm's law we can write it as V equal IR। तो अब क्या करें, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज निकाल लें। तो V इक्वल IR, V1 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो IR1 हो जाएगा, V2 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो IR2 हो जाएगा, V3 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो IR3 हो जाएगा। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आई सब में कॉमन है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, तो सब में से आई कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है आर एस, मतलब सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल में भी इस तरह का क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया और 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पहले और फिर टोटल करंट निकालना है पूरे सर्किट में, और लास्ट में हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लैंप पर और कंडक्टर पे अलग अलग। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है दोनों का एडिशन हो जाता है 20 प्लस 4 24। ठीक है, उसके बाद दोनों के लिए अलग अलग हम करंट निकालना चाहें तो हम अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल करंट निकालना चाहेंगे तो हम टोटल रेजिस्टेंस से टोटल वोल्टेज को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है 0.25 एम्पियर। इसके बाद V1 जो है वो हो जाता है पहला रेजिस्टेंस और करंट, करंट तो सेम रहने वाला है तो हमारी वैल्यू आती है 5 वोल्ट, और दूसरा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट, ये हमारी वैल्यू मिल जाती है सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, या सेकंड जो कंडक्टर था हमारा उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। लेकिन इनका दोनों का एडिशन देखेंगे ना 5 प्लस 1 तो ये टोटल 6 आएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। फिर उन्होंने वेरीफाई करके देखा है कि क्या रेजिस्टेंस जो हमने शुरुआत में फाइंड किया था वो ठीक था। इस वेरिफिकेशन की कोई नीड नहीं है, बस इन्होंने बताया है कि हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सीरीज वाले की बात हो गई, पैरेलल वाले की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल में कुछ इस तरह से कम कॉम्बिनेशन हम करेंगे, है ना। अब हम सबसे पहले वोल्ट मीटर लगाकर चेक करेंगे। इस एक्टिविटी में दे रखा है कि वोल्ट मीटर हम चेक करेंगे। वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो तीनों पे जो वोल्ट है या वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम आने वाला है। लेकिन अलग अलग तीनों पे हम अब अमीटर प्लेस करके देखेंगे तो अमीटर की रीडिंग अलग अलग है। ठीक है, तो मैंने एक छोटे सा हिंट बनाया है, सीरीज सेम करंट, तो सीरीज में सेम करंट रहता है SSC, और पैरेलल सेम वोल्टेज। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए, पीवी सिंधु जैसे होता है। ठीक है, पीवी सिंधु से याद रख सकते हैं या SSC से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब करंट अलग अलग हो जाएगा तो टोटल करंट जो होगा इन सब का एडिशन होगा, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो हम ओम्स लॉ से ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल V अपॉन R। अब सबके लिए वैल्यू अलग अलग से निकाल ली मैंने, सब्स्टिट्यूट की, इस बार V कॉमन था सब में तो V सब में से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया तो मुझे फाइनली मिल जाता है 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है,
इसके बाद आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक सर्किट डायग्राम है 12.10 में, जिसमें जो R1 R2 R3 की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। टोटल वोल्टेज जो दे रखी है वो 12 वोल्ट दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है हर एक रेजिस्टर में, टोटल करंट निकालना है सर्किट में, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम इसे सीधे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके ऐसे ऐड करके निकाल सकते हैं, तो ये 1/R3 हो जाएगा, मतलब टोटल 1/3 आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम। अब इसके लिए अलग अलग से हम करंट निकाल लें सबके लिए। I1 इक्वल 12/5 2.4, I2 इक्वल 12/10 1.2, I3 इक्वल 12/30 0.4। ठीक है, और टोटल करंट क्या होगा, इन सब का एडिशन, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। ऐसे ही एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो पैरेलल में दे रखी हैं, फिर सीरीज में दे रखा है। दोनों पैरेलल में जो दे रखे हैं तो इन्हें कैसे निकालेंगे, यहाँ दे रखा है देखिए 1/R1 प्लस 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40। तो सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 8 ओम। ऐसे ही इस वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो 6/60 हो जाएगा। ठीक है, इसे कितना आ गया ये 10 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस या दोनों जो सर्किट हैं ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 ओम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ दे रखा है कि सीरीज में किसी भी जो अप्लायंसेज हैं उन्हें कनेक्ट करने का नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में सबको करंट सेम मिलता है, हमने देखा था ऊपर करंट सब में सेम रहता है। तो जब सब में करंट सेम रहेगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है उसको भी उतना ही करंट मिल रहा है, ठीक, उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन एक बल्ब लगा हुआ है उसके लिए भी उतना ही करंट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए तो ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है वो खराब हो जाए। ठीक, लेकिन दूसरा क्या है, पता चला एक कहीं पर भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर खराब हो गया तो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी चलने बंद कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये तो सीरीज कनेक्शन है ना, एक में से करंट दूसरे में जाएगा फिर ऐसे ही ट्रैवल करता रहेगा। तो यहाँ पर दे रखा है फेरी लाइट का एक एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने। तो फेरी लाइट के एग्जाम्पल में क्या कह रखा है उन्होंने, यही कह रखा है कि अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो बाकी बल्ब को भी सबको चेक करके देखना पड़ता है, ताकि कहीं जो बल्ब है वो बीच में, क्योंकि सारे बल्ब इस टाइम बंद है, हमें नहीं पता कौन सा बल्ब खराब है, तो हमें सारे बल्ब को चेक करके देखना पड़ेगा, उसमें डेड बल्ब को ढूंढना पड़ेगा, उसे चेंज करेंगे तब जाकर हमारी वो जो फेरी लाइट है, जो दिवाली पर जो झालर हम लगाते हैं, लाइट जो लगाते हैं, तो वो ठीक हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या रखा है कि अगर एक बैटरी है, एक सेल है, तो वो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ चली जाती है, तो वहां बता रखा है इसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी आई है उसकी वजह से बहुत सारे काम होंगे। जैसे वो यहाँ पर दे रखा है कि फैन के जो ब्लेड्स होंगे उन्हें रोटेट करने में काम आएगी, है ना। उसके अलावा वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। तो बेसिकली हम यहाँ हीट इफेक्ट की ही बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ देखा इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट जो है पूरी तरह से रेजिस्टिव है, तो जो रेजिस्टर से बैटरी कनेक्ट हुई है तो बैटरी में से वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, और वो जो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो सब की सब हीट एनर्जी की फॉर्म में वहां से डिसिपेट होगी, निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहां से इन्होंने बताया पावर इक्वल V मल्टीप्लाई चार्ज अपॉन टाइम, इसे हम VI लिख सकते हैं, तो ये पावर का एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर हीट एनर्जी या वर्क की बात करें तो पावर इंटू टाइम, है ना, तो VIT एक फॉर्मूला मुझे मिल गया। ओम्स लॉ से मुझे पता है V इक्वल IR लिख सकते हैं, तो अगर मैं VI में अगर मैं चेंज करना चाहूं तो यहाँ देखिए हीट इक्वल पावर इंटू टाइम, तो मैंने पावर की जगह लिख दिया VI, और V की जगह मैंने इस बार लिख दिया IR, तो मुझे मिलता है I²RT। और यहाँ अगर मैं इस बार I की जगह यहाँ पर V अपॉन R कर दूं तो मुझे मिल जाता है V² अपॉन R। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है पावर इक्वल VI, तो I की जगह Q अपॉन T हमने पहले पढ़ा ही था। VQ की जगह मैं लिख सकता हूँ W, तो W अपॉन T भी पावर होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, पीछे पढ़ा था।
ये वही फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर। ये कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें दे रखे हैं। न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस का मतलब यूजेस। तो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं उसे बल्ब में, हीटर में, और लॉन्ड्री आयरन जो होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बता रखा है टंगस्टन मेटल से ही हमें फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट बनाना होता है जिससे वो ज़्यादा दिन तक चल सके, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऐसे ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे या जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे एक डिवाइस और काम करती है जिसे हम फ्यूज़ बोलते हैं। फ्यूज़ क्या करता है? ज़्यादा करंट आने पर हमारे जितने भी घर के अप्लायंसेज हैं उन्हें बचा लेता है। वो खुद को ब्लो कर लेता है, ठीक है। खुद खराब हो जाएगा लेकिन बाकी सबको वो बचा लेगा। तो यहाँ पर वो फ्यूज़